नमस्कार साथियों, आज अपन कक्षा 9 की क्षितिज भाग 1 का दूसरा अध्याय जो राहुल सांकृत्यायन के विषय में अपन आज अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं राहुल सांकृत्यायन। तो देखते हैं पाठ लेखक परिचय। राहुल सांकृत्यायन का जन्म है जो 1893 में उनके ननिहाल गांव पदा जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ और उनका पैतृक गांव है जो कनेला था। पैतृक गांव है जो कनेला था और इनका जो जन्म है जो 1893 में हुआ था। इनका मूल नाम केदार पांडे था। मूल नाम इनका केदार पांडे था और उसके बाद 1930 में उन्होंने श्रीलंका में जाकर क्या किया था, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। उसके बाद में इसका नाम है जो राहुल सांकृत्यायन हो गया। इनकी शिक्षा है जो काशी, आगरा और लाहौर में हुई और सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से इनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। तो राहुल जी हैं वो तिब्बती हैं, चीनी हैं, अपभ्रंश, प्राकृत, पाली, जापानी, रूसी अनेक भाषाओं के क्या थे, जानकार थे। उन्हें महापंडित कहा जाता था। राहुल जी को क्या कहा जाता था, महापंडित कहा जाता था। सन 1963 में इनका क्या हो गया, देहांत हो गया। राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावर्त, जीवनी आलोचना, शोध आदि अनेक विद्याओं में साहित्य सर्जन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। अनेक ग्रंथों का क्या किया, हिंदी में अनुवाद भी किया। मेरी जीवन यात्रा, इसका भाग है जो 6 भाग है। दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, और दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियां। ये इनकी क्या है, प्रमुख कृतियां हैं। इसमें कहानियां भी हैं, उपन्यास भी है, यात्रा स्मरण भी हैं, आत्मकथा भी हैं। तो इसमें कहानियां हैं जो राहुल जी की। तो 7वीं के बच्चे हैं, वोल्गा से गंगा हैं, बहुरंगी, मधुपुरी, कनेला की कथाएं, ये इनकी कहानियां हैं। और उपन्यास है शैतान की आंखें, जो 1923 में लिखा गया। सोने की खाल है जो, ये भी 1923 में। जीने के लिए, ये 1940 में। और सिंह सेनापति, ये 1944 में। जय योद्धे 1944 में। मधुर सोपान, ये 1949 में। और विस्मृत यात्री, ये 1954 में। और जादू का मुल्क, ये इनके क्या है, राहुल जी के उपन्यास है। और इनके यात्रा स्मरण संस्मरण भी हैं। इनके यात्रा संस्मरण में लंका, जापान, ईरान, किन्नर देश की ओर, चीन में क्या देखा, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, तिब्बत में 1.25 वर्ष और रूस में 25 मास, ये इनके क्या है, यात्रा संस्मरण है। और इनकी आत्मकथा है जीवन, मेरी जीवन यात्रा, ये इनकी क्या है, आत्मकथा है मेरी जीवन यात्रा। ये 6 भागों के अंदर है। और संस्मरण में घुमक्कड़ स्वामी और मेरे असहयोग के साथी और जिनका मैं कृतज्ञ, ये इनके क्या है, संस्मरण है। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। राहुल जी ने बहुत सी लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। जो लुप्त प्राय सामग्री, उनका क्या किया, उद्धार किया। यात्रा पर लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। यात्रा को ही क्या बताया, घुमक्कड़ का उद्देश्य। और घुमक्कड़ से मनोरंजन, घुमक्कड़ से क्या होता है, घूमने से मनोरंजन है, ज्ञान वर्धन यानी ज्ञान की वृद्धि होती है, अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा और एवं संस्कृति का भी ज्ञान आदान प्रदान होता है। तो अज्ञात स्थलों की जानकारी होती है। इसके साथ साथ में अलग अलग देशों में, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग जगह पर जाते हैं, उनका खान पान अलग होता है, संस्कृति अलग होती है, पहनावा है, रहन सहन है, सभी अलग अलग होता है। इनका क्या होता है, आदान प्रदान होता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। तो राहुल जी ने वहाँ की जनजीवन की क्या की है, सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। देखते हैं पाठ परिचय। तो संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया। तो ये
जो अंश है ये राहुल जी की क्या है, प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया, जो उन्होंने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते की थी। इनकी जो यात्रा है जो 1929-30 में किस रास्ते की थी, नेपाल के रास्ते की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी। जब राहुल जी ने यात्रा की थी उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसीलिए उन्होंने ये यात्रा एक भिखमंगे के छद्म वेश में की थी। एक भिखारी बन के यात्रा की थी और इसमें तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। तो इन्होंने जो तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले जो रास्ते हैं, जो दुर्गम रास्ते हैं, उनका जो रोचक वर्णन किया है। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो तिब्बत के जो समाज है उसके बारे में अपन को जानकारी मिलती है। तो देखते हैं ल्हासा की ओर। ये नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। कहाँ से? नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। और फ्री क्लीन पोर्ट का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीजें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। ये व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था, व्यापारिक नहीं सैनिक रास्ता भी था। इसीलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं। जगह जगह क्या है, फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी, जिनमें क्या है कि कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है। तो दुर्ग के जो भाग है वहाँ किसानों की अपना बसेरा बना लिया है, किसान उसमें रह रहे हैं। वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं, घर हैं जो आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी है और आराम की बातें भी हैं। कुछ आराम की बातें हैं तो कुछ तकलीफें भी हैं। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है। वहाँ क्या है, जाति पाति और छुआछूत का सवाल ही नहीं है। और न ही औरतें पर्दा करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। लोग हैं जो चोरी के डर से, वो निम्न श्रेणी के भिखमंगे उनको घर में नहीं आने देते। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर जा सकते हो, नहीं तो क्या है, आप घर के अंदर आराम से जा सकते हो, भले अनजान व्यक्ति हो, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो। तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं और वो आपके लिए उसे पका देगी। तो वहाँ की स्त्रियों को अपना अपने पास जो सामान है वो अपन उनको दे देंगे तो वो अपन को चाय बना के या कुछ पका कर दे देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वो चाय चौड़ी में कूट कर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन खोटी में रख के आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है, यानी बैठने की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर सोडी में चाय मथ कर ला सकते हैं। तो आप वहाँ जाकर है जो चाय मथ कर ला सकते हैं। और चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। तो देखते हैं आगे। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे, उस चीनी किले से जब हम चाय पी के चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। राहदारी ये क्या है, कर है, वो क्या है, मांगने आया। हमने वो दोनों चीटें उसे दे दी। दोनों चीटें क्या है, उसे दे दी। और शायद उसी दिन हम थोडला के पहले ही आखिरी गांव में पहुंच गए थे। तो थोडला ये तिब्बती सीमा का एक स्थान है। और यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे। सुमति है जो राहुल जी के मित्र हैं और बौद्ध भिक्षु हैं और भीख मंगे भी रहते। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भीख मंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे। 5 साल बाद क्या है, इसी रास्ते लौटे थे और भीख मंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी थी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोंपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर हैं, खासकर शाम के वक्त छड़ पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त करते हैं। अब हमें सबसे विकट ढांडा थोड़ला पार करना था। तो ढांडा ये एक बोलते हैं ऊंची जमीन,
ढांडा ऊंची जमीन और ढांडे जमीन तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। ये क्या है, तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है, सबसे ऊंची जगह है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं है। यानी इनकी ऊंचाई ज्यादा होने के कारण मीलों तक कोई गांव नहीं है, नहीं कोई लोग वहां रहते हैं। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता है, वहाँ लोग ही नहीं रहते। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तो डाका डालने के लिए डाकुओं के लिए ये सबसे अच्छी जगह है, क्योंकि वहाँ लोग रहते नहीं है, घर नहीं है और दूर दूर तक कोई घर दिखाई नहीं देता है, लोगों की आवाजें कम है। तो डाकुओं के लिए ये जगह है बहुत ही, डाका डालने के लिए अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है। यानी लोगों के बीच में खून हो तो लोग खूनी को सजा भी मिलती है, लेकिन यहाँ सुनसान जगह पर कोई खून हो जाए तो लेकिन इस निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती, वहाँ गवाह भी कोई नहीं मिल सकता। यानी जिस इस निर्जन स्थान पर किसी का खून होता है तो कोई गवाह भी, यानी कोई देखता भी नहीं है खून किसने किया, तो गवाह कौन देगा। डकैत पहले डकैत है जो पहले आदमी को मार डालते हैं। पहले तो क्या है, आदमी को मार डालते हैं, फिर उनके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं, फिर उसके बाद में देखते हैं कि जेब के अंदर कुछ पैसा है या नहीं है। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। यहाँ हथियार का कोई कानून नहीं है, इसीलिए लोग हैं जो लाठी की तरह बंदूक है, पिस्तौल है, ये लेकर फिरते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोड़ला के पास खून हो गया, और शायद खून ही हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे, और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार जीभ निकाल कुची कुची दया दया एक पैसा कहते भीख मांगने लगते। यानी हमें कुछ ऐसा लगता कि ये डाकू है तो हम उनसे क्या भीख मांगनी शुरू कर देते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। अगला पड़ाव है जो रुकने की जगह है वो 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंगकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। तो लंगकोर तक क्या है कि घोड़े की व्यवस्था करो तो अपन सामान भी उसमें रख लेंगे और अपन जल्दी भी पहुंचेंगे। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले और ढांडे से पहिए एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त ढांडे के ऊपर जा पहुंचे। हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। समुद्र तल से कितने, 17-18 हजार फीट ऊंचे। हमारी दक्षिण तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। बीटे की और दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। पहाड़ है जो बिल्कुल नंगे थे। बीटे बोलते हैं टीले के आकार का सा ऊंचा स्थान है, उसको क्या बोलते हैं, बीटे बोलते हैं। टीले के आकार का जो ऊंचा स्थान है उसको बीटे बोलते हैं। और न वहाँ बर्फ की सफेदी थी, न किसी तरह की हरियाली, और उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर ढांडे के देवता का स्थान था, उनके देवता का जो स्थान था, जो पत्थर के ढेर, जानवरों की सींग, पत्थर के ढेर हैं, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से क्या था, सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था, और चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। चढ़ाई तो थी लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं थी। शायद ही दो एक और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा, तो राहुल जी का घोड़ा है जो धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है, क्योंकि घोड़ा है जो थक गया होगा, इसके लिए या ये कर रहा है, और उसे मारना नहीं चाहता था। उसको क्या है कि मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वो बहुत बिछड़ गया। धीरे धीरे क्या है कि वो जो साथी घोड़े थे, तो साथी थे, उनसे क्या है बहुत बिछड़ गया, पीछे रह गया बहुत ही। और मैं धन की वस्तु की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। धन की वस्तु ये क्या है कि एक स्पेनिश उपन्यासकार सार्वतेज के उपन्यास
डॉन क्विंसलैंड का नायक है जो घोड़ों पर चलता था। जान नहीं पड़ता कि घोड़ा है जो आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगा तो वो और सुस्त पड़ गया। घोड़ा है जो जोर देने लगा है तो और क्या है, सुस्त पड़ गया। और एक जगह दो रास्ते फुट रहे थे। एक जगह क्या है कि दो रास्ते अलग अलग फुट रहे थे और राहुल जी है वो जो दूसरे रास्ते चले गए। मैं बाएं का रास्ता ले मील डेढ़ मील चला गया। तो बाएं का रास्ता है जो मील डेढ़ मील चले गए, लेकिन जाना था दाएं वाले रास्ते। आगे एक घर में पूछने जब पता चला कि लंकोर का रास्ता दाहिने वाला था। लंकोरा का जो रास्ता है जो दाहिने वाला था। फिर लौट कर उसी को पकड़ा। तो फिर वहां से वापस घूमे और 4-5 बजे के करीब में गांव से मील भर पर था। तो सुमति है जो इंतजार करते हुए मिले। मंगोलों का सा मुंह वैसे ही लाल होता है। मंगोलों का मुंह है जो वैसे ही लाल होता है। सुमति है जो इंतजार कर रहा था और फिर लौटकर उसी को पकड़ा और 4-5 बजे के करीब में गांव से मील भर पर था। तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। सुमति क्या है वहां घंटे भर से क्या कर रहा था, इंतजार कर रहा था। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है। मंगोलों का मुंह है जो वैसे ही लाल लाल होता है। और अब तो वो पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले। कंडे यानी गाय के गोबर के जो गोबर को सुखाकर जो बनाया जाता है वो कंडे फिर जलाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले। 3-3 बार चाय को गर्म किया और मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है। मेरा कसूर नहीं है मित्र। देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। ये घोड़ा ही नहीं चला, मैं क्या करूं। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद कर रहा था। तो राहुल जी कह रहे हैं कि मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद कर रहा हूँ, फिर भी जल्दी आ गया। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। लंकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया गया और रात को गर्मा गर्म ठुकपा मिला। रात को गर्मा गर्म क्या है, ठुकपा मिला। सत्तू बोलते हैं भुने हुए अन्न है का आटा होता है उसको सत्तू बोलते हैं, जैसे जौ का आटा है और चने का आटा है ये। अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे और पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है और उसी पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधि गिरी। क्या नाम है, तिंगरी समाधि गिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। सुमति के ये आसपास के गांव में क्या थे, यजमान थे। और कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों के गड्ढे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए गए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का कंडा बना लेते थे। गंडा है जो बना लेते थे और वो अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। तो सुमति है जो अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा ये तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। तो राहुल जी कह रहे हैं कि मैंने सोचा कि ये तो हफ्ते भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। जिस गांव में ठहरते वहां तो बांट दो, लेकिन आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंच कर है जो रुपए दे दूंगा। जो आपका जो नुकसान होगा उसका मैं लहासा पहुंच कर क्या दे दूंगा, रुपए दे दूंगा। सुमति ने क्या किया, स्वीकार कर लिया। और दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश किया। भरिया है नहीं, भारवाहक यानी कुल्ली, लेकिन कोई न मिला। कुली हैं जो वहाँ पे कोई नहीं मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत ही कड़ी मालूम होती। तिब्बत की धूप भी क्या है, बहुत ही कड़ी है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढक ले तो गर्मी खत्म हो जाती थी। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा है। ललाट है जो धूप से क्या है, जल रहा है। और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। और फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें हैं जो लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े, क्योंकि भारवाहक मिला नहीं। यद्यपि सुमति के परिचित तिंगरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। इसीलिए इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। आदमी ने क्या है,
सुमति ने आदमी से मिलने का बहाना करके शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। तिब्बत की जमीन है जो छोटे बड़े जागीरदारों में बटी हुई है। इन जागीरों का बहुत ज्यादा हिस्सा मठों यानी विहारों के हाथ में है और अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है। जो जागीरदार है वो खुद खेती भी कराता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। मजदूर है जो बेगार में मिल जाते हैं और खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है। खेती का इंतजाम देखने के लिए जो जागीरदार है वो किसको भेजते हैं? भिक्षुओं को भेजते हैं, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं है। जो भिक्षु है जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं है। शेखर की खेती में मुखिया भिक्षु नमसे, इनका जो मुखिया जो भिक्षु था वो नमसे बड़े भद्र पुरुष थे, बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर के हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थी। जिसमें क्या है, कंजूर की हस्तलिपियां 103 पोथियां रखी हुई थी, यानी बुद्ध वचन अनुवाद। मेरा आसन भी वहीं लगा और वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 सेर से कम नहीं रही होगी, यानी 15-15 किलो से कम नहीं है। सुमति ने फिर आसपास से अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था। तो राहुल जी कह रहे हैं कि मैं तो पुस्तकों के भीतर था, और उन्होंने सुमति ने पूछा कि मैं यजमानों के पास में जाकर आता हूँ, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा 2-3 दिन लगेंगे। तो राहुल जी कह रहे, मैंने सोचा कि 2-3 दिन लगेंगे, 2-3 दिन में आराम से यहाँ पुस्तकें पढ़ लूंगा। लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। उसी दिन क्या है, दोपहर बाद सुमति वापस चले आए और तिंगरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। तिंगरी गांव है जो वहां से बहुत दूर नहीं था, और हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। तो अपना दूसरा अध्याय ल्हासा की ओर राहुल और शंकरत्यान का यही होता है समाप्त। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।